हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेल्लेस्ली के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वो भारत का गवर्नर जनरल रहा था। कब से लेकर कब तक? 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक 7 साल जो है वह गवर्नर जनरल के पद पर भारत में रहा। तो उसने जो है ऐसी प्रणाली अपनाई। सबसे प्रसिद्ध जो उसकी नीति है लॉर्ड वेल्लेस्ली की, वो है सहायक संधि। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं थी। मतलब टोटली इस नीति के बारे में हम पढ़ेंगे कि सहायक संधि थी क्या। उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉर्ड वेल्लेस्ली की भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की नीति को भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। कि जो लॉर्ड वेल्लेस्ली था उसने जो है गवर्नर जनरल के पद पर रहकर भारतीय राजाओं और नवाब जो थे उनके साथ मैत्री पूर्वक संबंध बनाए, मित्रता पूर्वक। उसी नीति को जो है भारत में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। सहायक संधि प्रणाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक साधन थी। मतलब पूरी तरह से राजनीति का खेल था साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, जिसका प्रयोग लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया। इस नीति का प्रयोग और भारत में अंग्रेजी कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए सहायक संधि को अपनाया था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना, उसका विस्तार करना, क्योंकि ये एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार, मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत के देसी राज्यों, मतलब भारत के जो राज्य थे जैसे अवध, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, इन सभी राज्यों के साथ एक संधि करती थी, एक अलायंस करती थी। मतलब एक समझौता होता था किनके बीच? अंग्रेजी सरकार के बीच और भारतीय राज्यों के बीच, जिसके अनुसार संधि करने वाले देसी राज्य की रक्षा जो है वो कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और कंपनी जो है वो एक सेना का गठन करेगी, मतलब कुछ सैनिकों की एक टुकड़ी बनाकर यह सेना जो है उस राज्य में रखती थी जिस राज्य के साथ ये संधि की जाती थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस सेना को कहाँ पर तैनात करती थी? उस राज्य में जिस राज्य के साथ यह संधि की जाती थी। और उस सेना का सारा खर्चा किसको देना पड़ता था? उस राज्य को देना पड़ता था। अब मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी सरकार हूँ और आप जो है भारत के देसी राज्य है। मैं आपके साथ एक संधि करती हूँ जिसका नाम क्या है? सहायक संधि। तो मैं संधि करूंगी तो मैं आपको वचन दूंगी कि आपके राज्य की रक्षा मेरी जिम्मेदारी। अगर आपके राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण होता है या फिर कोई और कारण से जो आपके राज्य पर अगर खतरा होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब मैं करूंगी। और मैं क्या करूंगी कि एक सेना के टुकड़े, मतलब कुछ सैनिकों को, जैसे 15,000 20,000 सैनिकों को आपके राज्य में रखूंगी। तो उस राज्य में जो मेरी सेना रहेगी उसका खर्चा किसको देना पड़ेगा? आपके राज्य को खर्चा देना पड़ेगा। उसका रहने का, खाने पीने का, उसके हथियारों का, उनको ट्रेनिंग करने का सारा खर्चा राज्य का लगेगा। लेकिन सेना जो सैनिक होंगे वो कौन होंगे? वो अंग्रेजी ही सैनिक होंगे और वो रहेंगे कहाँ पर? भारतीय राज्य में। तो टोटली एक तरफ से आप ये मान लीजिए सहायक संधि यही थी। उसके बारे में जब मैं आपको आगे इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये संधि क्लियर हो जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सहायक संधि की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, कि जो सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अपनाई थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य जो है वो कंपनी का आधिपत्य, मतलब कंपनी का अधिकार स्वीकार करेगा और उसकी इच्छा अनुसार प्रशासन चलाएगा। कि जो जिस राज्य के साथ, मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद राज्य के साथ संधि कर रही है, तो हैदराबाद राज्य जो राजा है वहाँ के राजा को अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाना होगा। और प्रशासन में अगर कोई भी नया कानून लागू कर रहा है, कोई भी चीज़ नई लागू हो रही है, तो उसके लिए अंग्रेजों से अनुमति लेनी होगी। सबसे पहले ही
शर्त तो यही थी कि सहायक संधि अपनाने वाले राज्य को जो है अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार शासन चलाना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि मेरे राज्य पर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सहायक संधि करने वाला राज्य जो है वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। मतलब कि अंग्रेजों से पूछे बिना जो संधि करने वाला राज्य, मान लें हैदराबाद राज्य है, वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी अन्य राज्य से ना तो युद्ध करेगा, ना ही कोई संधि करेगा, ना ही कोई पत्र व्यवहार, मतलब कि उनको दोस्ती का या मित्रता का पत्र भेजेगा। उनका किसी अन्य राज्य से अगर झगड़ा होता था तो उसे भी अंग्रेजों की सहायता से ही सुलझाया जाता था। मान लीजिए हैदराबाद राज्य का अगर अवध राज्य के साथ झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाने का या उसका निपटारा कौन करेगा? वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और अंग्रेजों के निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाता था। इस प्रकार संधि करने वाले राज्य की विदेश नीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था। विदेश नीति मतलब बाहरी जो नीति थी, बाहर के राज्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, पूरा कंट्रोल किसका रहता था? अंग्रेजों का रहता था। किस पर? देसी राज्य पर। जिस राज्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यह संधि करती थी, सहायक संधि, उसकी जो है उस राज्य को युद्ध करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए जो है किसी दूसरे राज्य से मित्रता, दोस्ती इत्यादि करने के लिए जो है अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो सहायक संधि की दूसरी शर्त यह थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शर्त क्या थी सहायक संधि की, कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजा फ्रांसीसियों को या अन्य किसी यूरोपीय को, अन्य किसी यूरोपीय मतलब डच कंपनी हो गई या फिर कोई बाहर देश से कोई और व्यक्ति आया है, उसको जो है अंग्रेजों की आज्ञा के बिना अपने राज्य में ना तो नौकरी दे सकता था और ना ही आश्रय प्रदान कर सकता था। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शर्त ये थी कि अंग्रेजों की आज्ञा के बिना किसी अंग्रेजों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ना तो नौकरी की ना फिर रहने की। ओके। नेक्स्ट शर्त क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी देसी राज्य के आंतरिक मामलों में, मतलब कि जो राज्य है उसके जो आंतरिक मामले हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी। परंतु यदि उस राज्य का राजा अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहे तो कंपनी हमेशा तैयार रहती थी। मान लो कि कोई राज्य है, देसी राज्य, जिसके साथ अंग्रेजों ने ये संधि की है, अगर उस राज्य में आंतरिक कोई प्रॉब्लम हो जाती, मतलब कुछ राजमहल में कोई प्रॉब्लम हो गई, उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया, या फिर जनता को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो इन मामलों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भाग नहीं लेती थी। लेकिन अगर उस राज्य का राजा जो है अंग्रेजों से हेल्प मांगे तो अंग्रेज जो थे वो हेल्प करने के लिए तैयार थे हर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की आंतरिक एवं बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी। आंतरिक मतलब भारत के अंदर अन्य राज्य उस पर आक्रमण करेंगे तो भी रक्षा कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाहरी मतलब कोई दूसरे देश से आकर अगर आक्रमण करेगा उस राज्य पर तो भी रक्षा कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करने वाले राज्य में, कि जिस राज्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करी वहाँ पर एक सेना की टुकड़ी रखेगी। इसको मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था। अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखेगी जिसका सारा खर्चा कौन देगा? वह राज्य ही देगा जिसके साथ सहायक संधि की जा रही है। यदि राज्य के पास धन की कमी है या फिर धन नहीं होता था तो इस सेना के खर्चे के रूप में जो है कुछ क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता था। मतलब उस राज्य में भूमि का टुकड़ा या फिर ज़मीन दे दी जाती थी कि इस ज़मीन से जो राजस्व आता है उससे सेना का खर्चा आप चला सकते हैं। तो सेना की टुकड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि अंग्रेजी सेना की टुकड़ी उस सहायक संधि करने वाले राज्य में ज़रूर रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी देसी राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति
एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति करती थी, जिसके माध्यम से देशी राज्य अपनी बात कंपनी तक और कंपनी अपनी बात देशी राज्य के राजा तक पहुंचाती थी। इसके अलावा अधिकारी जो है वो राजा की समस्त गतिविधियों पर नज़र भी रखता था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जिस राज्य के साथ संधि करती थी उस राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी परमानेंट नियुक्त रहता था, मतलब उसको वहाँ पर उस राज्य में छोड़ दिया जाता था। अगर राजा को अंग्रेज़ों से बात करनी हो कंपनी से तो वो उस अधिकारी को बताता था और वो अधिकारी जाकर कंपनी को बताता था। और जब कंपनी को उस राजा से बात करनी होती थी तो कंपनी उस अधिकारी तक संदेश पहुंचाती थी और अधिकारी राजा तक। मतलब कि ये आप मान लीजिए एक बिचौलिया था कंपनी के बीच में और उस राज्य की राजा के बीच में, जिसके साथ सहायक संधि की जा रही थी। और यह राजा की हर गतिविधि पर भी नज़र रखता था। मतलब एक तरफ से अंग्रेज़ों का गुप्तचर था, उनकी तरफ से एक नियुक्त अधिकारी था जो कि राजा की समस्त गतिविधियों पर, कि राजा क्या क्या काम कर रहा है राज्य में, कहीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, इन सभी के बारे में जो है पूरी तरह वो जानकारी रखता था। तो ये थी सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेस्ली की, जिसकी की शर्तें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इसकी विशेषताएं कि सहायक संधि किसके साथ की जाती थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, कि जिस राज्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि करती थी उसको क्या क्या बातें माननी पड़ती थी। तो जो बातें मैंने आपको पढ़ाई है, 7 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाएंगे। 7 पॉइंट में जो जो बातें लिखी हुई थी उन सभी बातों को सहायक संधि करने वाले राज्य को मानना पड़ता था। तो यही सहायक संधि थी। अगर सहायक संधि स्वीकार ना करे राज्य तो अंग्रेज जो है उस पर आक्रमण करके उस राज्य को ख़त्म कर देते थे, तहस नहस कर देते थे। इसलिए मजबूरी में जो है उन राज्यों को सहायक संधि को स्वीकार करना पड़ा। अगर सहायक संधि स्वीकार करेंगे तो उन शर्तों को भी मानना पड़ेगा जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, 7 शर्तें। इन सभी शर्तों को उस राज्य को मानना पड़ता था। तो आई होप आपको सहायक संधि जो है अच्छे से समझ आई होगी कि क्या थी लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि। इस तरह जो है उसने लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत के कई राज्यों के साथ यह संधि करके उन राज्यों पर जो है अंग्रेज़ों का प्रभुत्व पूरी तरह स्थापित कर लिया और अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी विस्तार कर दिया, अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी लॉर्ड वेल्लेस्ली की, जिसके द्वारा उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार किया। ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसकी जो सहायक संधि है इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे कि इसके लाभ क्या क्या हुए। उससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसकी हानियाँ क्या क्या हुई। उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।